हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया खान और आप देख रहे हैं सिवनी लाइव। सिवनी लाइव में आज मेरे साथ हैं योगेश हरिनखेड़े, जो कि एक समाज सेवी हैं और धारणा कला जो गांव है बरघाट के आगे बालाघाट रोड में, वहां के निवासी हैं। फ़िलहाल हम उनके घर में बैठे हैं। हम घूम रहे थे और घूमते घूमते चूँकि इनसे हमारी पुरानी बातचीत थी तो हमने सोचा क्यों ना इनसे बात की जाए। आए हैं बात करने, चूँकि आप एक ब्लड डोनेशन का और भी मतलब इस तरह के बहुत से सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, ब्लड डोनेशन वगैरह के अलावा भी। पहले योगेश भाई मुझे ये बताइए, ये ब्लड डोनेशन का काम जब आपने शुरू किया तो क्या सोच के शुरू किया था और कैसे शुरुआत हुई थी? देखिए, एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी इंसान जब कोई भी कार्य चालू करता है तो सबसे पहले जब खुद पर बीतती तब चालू करता है जी, है ना। उसके बाद जब मालूम चलता है कि नहीं, हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो डोनर्स हैं है ना, वो कम होते जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। जागरूकता हमारे यहाँ पे 0 लेवल पे थी पहले। धीरे धीरे कुछ जो लड़के हैं सिवनी के, इनको देखकर मुझे लगा कि नहीं यार, हम बरघाट क्षेत्र के जो युवा हैं, हम कम से कम अपना क्षेत्र तो संभाल लें, है ना। क्या होता है, जैसे सिवनी ज़िले में पर डे कम से कम 50 से 60 लोगों को ब्लड चढ़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना ब्लड कहाँ से आएगा। ना ब्लड बन सकता है जी, ना उसको अपन कहीं से खरीद सकते हैं, है ना, ना ही कोई कंपनी में बनता है वो। तो ब्लड ये प्राकृतिक ही होता है जो हम डोनर्स लोग देते हैं, उनके द्वारा सिकल सेल, थैलेसीमिया, अनीमिया, प्लास्टिक एनीमिया वाले बच्चों को लगता है। हमारे यहाँ सिकल सेल वगैरह के मरीज़ हैं? हाँ, आंकड़े तो बहुत ज़्यादा हैं जो आपको भयभीत कर सकते हैं, है ना। ट्राइबल एरिया में भी बहुत ज़्यादा है, बरघाट एरिया में भी हैं जिनके आंकड़े गुप्त रखे जाते हैं। चूँकि हमारे यहाँ बड़ी दिक्कत का सामना ये करना पड़ रहा है कि अभी तक गवर्नमेंट तो प्रयास कर रही है, लेकिन हम जो युवा साथी हैं या इन्होंने अभी तक सिकल सेल, थैलेसीमिया के लिए काम सही तरीके से नहीं किया गया। बहुत से लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि सिकल सेल कितनी खतरनाक बीमारी है। बहुत ज़्यादा बोन मेरो ही ट्रांसप्लांट होता है सिकल सेल थैलेसीमिया में, और अधिकांश मेरे सामने 3 बच्चे मेरे ही सामने हम लोगों ने ब्लड डोनेट करवाया, अगले दिन डेथ हुई है। अच्छा, ऐसा हुआ है? बिल्कुल ऐसा हुआ है। सिवनी में चूँकि अब आपसे हमारी बात ही हेल्थ के सेक्टर को लेकर शुरू हुई है, तो मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए कि हमारा जो ज़िला अस्पताल है या हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, चाहे बरघाट हो, गोपालगंज हो, छपारा हो, ऐसे पूरे ज़िले में जितने भी हैं, तो ये सारे जो हेल्थ सेंटर्स कह लें हम इन्हें एक तरह का, जहाँ पे लोग इलाज कराने जाते हैं, इनकी कंडीशन को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो दुर्भाग्य है। अभी तक तो जितने भी सिवनी जिले में जो ये सेंटर्स बने हुए हैं, चाहे स्वास्थ्य केंद्र हो, उप स्वास्थ्य केंद्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उप हो, या फिर अपना सिविल अस्पताल हो, जिला अस्पताल हो, या तो अभी तक तो ये बहुत ज़्यादा हाईटेक हो जाना चाहिए था। हमारा दुर्भाग्य है। क्या मल्टी स्पेशलिटी हो जाना था? मल्टी स्पेशलिटी साथ क्या है, हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि आपके लोकेलिटी में भी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, दवाइयाँ नहीं, दवाइयाँ हैं तो एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस है तो ड्राइवर नहीं, ड्राइवर है तो पेट्रोल नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हम मानसिक और आर्थिक और हर चीज़ से जूझकर हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बाहर MP से बाहर जाकर हम लोग इलाज कराना पड़ रहा है। नागपुर जाना पड़ रहा है, कोई गोंदिया जा रहा है। विगत कोविड में हमने देख लिया 21 में, है ना, 90% लोग गोंदिया गए हैं इस क्षेत्र से। 90% आदमी गोंदिया जाके इलाज करा के आया है। दुर्भाग्यवश किसी के यहाँ मौत हुई है, कोई बच पाया है, लेकिन उसके बाद भी 21 कोरोना के बाद में भी हमारे यहाँ पे कोई सुधार नहीं हुआ। नहीं, अगर सुधार होना था तो हर एक सेंटर्स में, हर एक गांव में एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन तो होना था। हम मानते हैं कि चलो कोविड के कारण किसी की सांसें नहीं रुक रही हैं, अदरवाइज़ बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहां पर ऑक्सीजन की लेवल हमारा कम होता है। लोकल का कोई भी लड़का हो गया, डॉक्टर हो गया, एक पंचायत लेवल में भी हमारे पास एक ऑक्सीजन मशीन नहीं है, कंसंट्रेटर मशीन ज़्यादा महंगी नहीं है, 30-35 हज़ार से ज़्यादा की मशीनें नहीं है, लेकिन किसी युवा, किसी भी पंचायत हो गई, जनप्रतिनिधि, किसी के दिमाग में वो चीज़ अभी तक नहीं आई है। और क्यों नहीं आई है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरा ऐसा मानना है कि हम इसको जागरूकता की कमी की भी मान सकते हैं कि लोग इन चीज़ों को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं कि ये जो चीज़ें हैं कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं, कितनी आवश्यक चीज़ें हमारे जीवन में, इनकी कितनी ज़रूरत है। शायद लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। नहीं सर, पता सब है। एक्चुअल में क्या हुआ है, जब से एंड्रॉयड फ़ोन आया है, कम से कम पिछले 5-6 सालों से हर इंसान देख रहा है ना, सबको पता है। लेकिन किसको बोले, मैं बोलूँगा तो कहीं मेरा सामने वाला कहीं बुरा ना मान जाए, ये कहीं ये पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहा है। अभी अधिकांश 90% यहाँ का बरघाट क्षेत्र का आदमी मुझे पॉलिटिशियन समझ रहा है। सिवनी वाला का सड़क की मांग किया, उसमें भी मेरे लोगों ने कांग्रेसी बोला, किसी ने भाजपा ही बोला, किसी ने विरोधी बोल दिया, किसी ने बोल दिया कि यार ये
अगले साल ये चुनाव लड़ेगा 5 साल के बाद। एक्चुअल में क्या हो रहा है, हम नहीं लोग तो क्या चुनाव लड़ना गुनाह है क्या? नहीं, गुनाह नहीं है भाई एक्चुअल लोकतंत्र है। अगर मान लीजिए एक समाज सेवा के साथ अगर कभी पॉलिटिक्स में आते हैं या पॉलिटिकल लाइन में जाने का सोचते हैं तो गुनाह तो नहीं है ना। लोकतंत्र आपको इसकी इजाज़त देता है। बिल्कुल देता है। और हो सकता है कि आने वाले वर्ष में अगर अगर मेरे को चांस मिलता है तो जरूर चुनाव लड़ूंगा, भविष्य में कभी भी, भविष्य में जब भी ऐसा मिलेगा तो एक चीज़ मुझे ये बताइए आप, कि आपने एक इच्छा भी जाहिर कर दी पॉलिटिकल लाइन में आने की, तो खैर ये तो होता है कि इंसान, लोकतंत्र आपको और हमको अधिकार देता है। मगर एक चीज़ मुझे ये बताइए योगेश भाई, कि मुद्दों की जब बात होती है, चाहे वो हेल्थ इशू की बात हो, चाहे वो हेल्थ से हट के बात हो, तो हम पीछे कहाँ पे रह जाते हैं? जैसे अभी आपकी फील्ड से एक रिलेटेड एक चीज़ आप बता रहे थे कि जिस बेल्ट में हम बैठे हैं ये बहुत एक्सीडेंट वाला एरिया है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। क्या वजह है बता रहे थे आप? ये भी मतलब हेल्थ से जुड़ा है कि? हाँ, एक्चुअल में क्या होता है, एक्सीडेंट होता है तो हेल्थ में आता है ना सीधे, भाई आदमी की बॉडी लाइन में आता है। एक्सीडेंट्स का सबसे बड़ा एक जो बेसिक वो है एक तो हम लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, ये तो खैर कॉमन चीज़ है, हेलमेट वो सड़क के किनारे बता रहे थे। अच्छा नहीं, वो मैं बता रहा हूँ मैं आपको, क्या होता है इनिशियल स्टेज जो होती है, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे तो बात ऑफलाइन आपने मोड में मुझसे कहा था कि सड़क के किनारे जो मिट्टी डलती है, मैं आम भाषा में बात कर रहा हूँ ताकि आम लोग समझ सकें, जो मिट्टी डलती है जिसके कारण वो जो ऊंचा नीचा हिस्सा होता है वो बैलेंस होता है, तो वो काम ना हो पाने की वजह से आप बता रहे थे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। हाँ, क्या होता है कि साइड शोल्डर जो होते हैं सिवनी बालाघाट सड़क में, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सिवनी से लेकर आप निकलिए बालाघाट तक, आपको साइड शोल्डर कम से कम 1.5 फीट 2 फीट 2.5 फीट के अभी भी मिल जाएंगे, क्योंकि इस सड़क का 3 बार टेंडर हो चुका है विगत 1.5 से 2 सालों में, लेकिन अभी तक ना इसमें लेयर चढ़ पाई अच्छी सी, और ना ही साइड शोल्डर में कुछ काम हो सका है। मेरे पास तो आंकड़े हैं, मैं चैलेंज कर सकता हूँ, मेरे पास तो आंकड़े हैं, वो पेशेंट्स हैं मेरे पास, है ना, जिसमें से अब मेरे पास आंकड़ों का मैं सही नहीं, मेरे पास सब लिखित में है। एक्चुअल में जिसकी मदद हुई है, कहाँ का आदमी गिरा है, कैसे गिरा है, कहाँ का एक्सीडेंट हुआ है, डोनेशन वगैरह के लिए। हाँ, वो तो खैर अपना फ़र्ज़ है कि हमको ब्लड डोनेशन करना है लोगों को, और लोग हमारा आदमी यहाँ से रेफ़र ना हो, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहती है कि हमारे क्षेत्र का, हमारे सिवनी जिले का इंसान रक्त के लिए परेशान ना हो। ये तो खैर अलग इशू है, लेकिन एक्सीडेंटल की बात होती है, अगर सर में चोट लगती है, हमारे पास न्यूरो सर्जन पूरे सिवनी जिला में नहीं है, ना ही अस्पताल में। न्यूरो सर्जन इन द सेंस, अगर आपको जरा सा पैरालिसिस भी होता है तो आपको नागपुर भागना पड़ेगा। कारण ये है, MRI मशीन है, CT स्कैन मशीन है, लेकिन इसको रीड करने के लिए हमारे पास डॉक्टर्स नहीं हैं, तो हमको मजबूरन वश हमको नागपुर जाना पड़ता है, जो भारी लागत का पैसा लगता है। और रही बात, लोग कई बार उसमें कर्जे के बोझ में आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। जब बीमार होता है इंसान तो उसको लगता है कि मैं कहीं से ठीक हो जाऊं, तो पहले घर का जो जमा पूंजी है वो बेचेगा, फिर उसके बाद सोना जेबर ये जो है वो निकालेगा, फिर जब कुछ नहीं बचता है तो आखिरी में कर्जा लेने पे मजबूर होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। नहीं, ये तो आपको लोकल लाइट में भी देखने मिल जाएगा, है ना। क्या होता है कि जनरली जब से मैं 3 साल से एक्टिव हूँ समाज को लेकर, हमारे क्षेत्र को लेकर, तब तो मेरे को ये लग रहा है कि शायद ही कोई राजनीतिक पार्टी ने इस चीज़ को अपने हैंडओवर ली होगी। मैं चाह रहा हूँ कि कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी अपना एक सेल बनाए, हेल्पिंग सेल्स होते हैं, कि हमको इस फैमिली में यहाँ दिक्कत जा रही है, हमको यहाँ करना। देखिए, शासन की नीतियाँ आती ही जाती हैं, सरकारें आती ही जाती हैं, लेकिन जो मतदाता होता है, जो बेसिक मतदाता होता है, उसके साथ भारी संभावना ये है, भारी दिक्कत ये है कि उसके साथ में कोई नहीं है, उसको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, और खुद ही वो इलाज कराता है, खुद ही पैसा खर्च करता है, खुद ही यहाँ से रेफ़र होता है, पूरा का काम वो अकेला करता है। कोई भी राजनीतिक पार्टियाँ मेरी नज़र में इस 3 सालों में तो नहीं आई। अच्छा, ये बताइए कि दवाइयों की कमी, जैसे कोई गोलियां हों, कोई इंजेक्शंस हों, इनकी कमी कभी आपने महसूस की है? अब सबसे बड़ा उदाहरण तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, सन 2021 के अप्रैल के कोरोना में आपने रेमडेसिविर तो आपने खुद देख लिया होगा, इससे बड़ा उदाहरण वो तो पूरे इंडिया की कंडीशन थी। नहीं, अभी आप मुझसे बात कर रहे थे तब आपने मुझे एंटीवेनम इंजेक्शन की बात की है। देखिए, क्या हो रहा है कि हम लोग रहते हैं, मैं धारणा का रहने वाला हूँ, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर पर अपना बहरई आ गया, है ना। बहरई के पास में कम से कम 15 भी जैसे गांव हैं जो बिल्कुल जंगल से लगे हुए हैं। यहाँ से आपका कान्हा बेल्ट लग जाता है, बालाघाट एरिया कान्हा बेल्ट लग जाता है। तो क्या होता है कि मोस्टली यहाँ पर
जंगलों से घिरा हुआ है गांव है, यहाँ पर जंगली जानवर बहुत हैं। तो एंटी वेनम सीरम इंजेक्शन के बारे में मैंने भी वाली बात उठाया था, बीच में सोशल मीडिया के बात के माध्यम से रखा था। फिर मुझे कई लोगों ने ये बताया कि यार वो इंजेक्शन सिर्फ आपके जिला अस्पताल या फिर आपके बरघाट में जो अस्पताल है, जो आपका मेन सिविल अस्पताल है, वहाँ पर उपलब्ध है। लेकिन मेरा मतलब बोलने का ये है कि अगर किसी इंसान को गाँव के किसी इंटीरियर में, बहुत इंटीरियर गाँव है, सुगा, टकटुआ, टेटमा, टाकला, सिलघाट, आपका यहाँ ले लो बहरे के अंदर गांव है, लाडगांव, चमरवाई, गोंडे गांव, क्या होता है जब कोई जहरीला जीव आपको आप काटता है तो आप समझ नहीं पाते कि हमको काटा किसने, उसको समझने में हमको 4 घंटे लगते हैं। अब 4 घंटे बाद जब पेशेंट को मालूम चलता है कि यार हमको किसी सर्प ने काटा है या कोई जहरीला जीव ने काटा है, तो उसको वहाँ से लेकर क्या पेशेंट्स को लाने में कम से कम इनको 2 घंटा लगता है। उस बीच में हादसे होते हैं। अभी भी आंकड़े हैं, आप उठा के देख लेना, बरघाट में 6 से 7 मौतें हो चुकी हैं अभी इस बरसात में हो चुकी हैं। अब ये सब आंकड़े, अब मैं हर आंकड़े लिखने से रहा है ना, ये भी हो चुका है। तो मेरा मतलब ये था कि आप एक जो स्टाफ होता है, चाहे वो छोटे सेंटर हो, बड़े सेंटर हो, जो भी हॉस्पिटल्स हैं, बहरे में एक अच्छा हॉस्पिटल है जहाँ पर डिलीवरी भी होती है, आज भी वहाँ पर स्थिति गंभीर है। बहरे में आज भी गंभीर है। मेरे पास भी फ़ोन आते हैं, रेगुलर फ़ोन आते हैं लोगों के कि भैया रात के 10 बजे दर्द हो रहा है। तो भैया मैंने बोला कई बार जननी एक्सप्रेस को आप फ़ोन लगा लो, कई बार गाड़ियाँ नहीं मिल पाती। मैं खुद गया, मेरी गाड़ी में आज भी सीट नहीं है, मेरी गाड़ी में सीट नहीं रखता मैं पीछे की, क्योंकि ऐसा हम झेल रहे हैं और मेरे को देखते आ रहा है। तो क्या होता है कि अगर आप उसी सेंटर में अगर आप सुविधाएं देते हैं, चलो मैं मान रहा हूँ कि आपके पास MBBS डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन वहाँ जो स्टाफ जो है वो स्टाफ को प्रॉपर ट्रेन करके आप एंटी वेनम बोलते हैं कि एंटी वेनम एक उनके MBBS के गाइडलाइन में होना चाहिए, MBBS के सामने होना चाहिए। तो आप MBBS जब नहीं ला पा रहे हो तो वहाँ जो संबंधित स्टाफ है आप उन्हीं को ट्रेन कर छोटी बेसिक चीज़ें तो कंप्लीट करवा सकते हो। भाई ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये मुद्दा कोई भाजपा कांग्रेस का नहीं है, ये मुद्दा हम जो वोटर्स हैं, आम लोगों की जान से आम लोग। अच्छा, इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। मैंने अगर एंटी वेनम के बारे में बोला तो मेरे साथ सपोर्ट करने के लिए भी कोई नहीं होता। तो ये जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है ना। जिसके घर में बीत रही है वो बीत जा रही है, भूलते जा रहा है। ये हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सड़क का मुद्दा उठाया था, उसमें भी खैर अभी बीच में, अच्छा इन लोगों ने क्या किए, जहाँ गड्ढे होते हैं वहाँ पर गट्टू भर देते हैं। अच्छा, हाँ, मैंने के अंदर बीच में गट्टू जो टाइल्स आते हैं, चेकर जिसे कहते हैं, मैंने कम से कम मेरे पास 150 से ज़्यादा वीडियोज़ है जो मैंने अपलोड भी किया हूँ, लोगों को दिखा भी है। उसमें ये समझ लो कि यहाँ मैंने वीडियो अपलोड किया शाम को 4 बजे, सुबह पता नहीं कहाँ से वायरल होता है, कहाँ जाता है, तो सुबह 2 बजे तक वहाँ पर गट्टू लगे मिलते हैं। हाँ, ये आप नहीं तो आप मेरा सोशल मीडिया देख सकते हैं, या आप सिवनी से बरघाट तक, सिवनी से बालाघाट तक आप चले जाइए, अभी भी आपको 25 से 30 जगह पर गट्टू लगे मिले। अच्छा, अभी भी चलिए आप मेरे साथ बहराई तक, आपको गट्टू मिलेंगे। गड्ढे एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये लोग सही तरीके से मसाला ही नहीं भर रहा है, पैसा आता है, भ्रष्टाचार की सीमा आप जानते हो, 50% कमीशन चल ही रहा है। ये तो पॉलिटिकल नारा हो गया। नहीं, नारा क्या हो गया भाई, जब तक कमीशन नहीं, देखो ठेकेदार क्या करेगा भाई, आप बेसिक चीज़ समझिए ना, कमीशन बाजी हो रही तभी तो वो लगा नहीं पा रहा है। ऐसे कई ठेकेदारों से मेरी बात हुई है। मेरे पास तो जब मैंने सड़क का मुद्दा उठाया था, और जब शायद हमारे यहाँ के क्षेत्र के युवाओं ने बहुत अच्छा साथ दिया, और 14 अगस्त को दिन रविवार के दिन सड़क सुधार तिरंगा यात्रा हमने निकाली, और बरघाट, धारना और जितने भी क्षेत्र के जो युवा लड़के हैं सबने साथ दिया। उसके बाद ही इन्होंने 4 करोड़ 32 लाख रुपए का टेंडर निकाला 15 दिन के अंदर। बता दूं मैं आपको, उसी के कारण, उसमें कोई भी पॉलिटिकल बंदा नहीं था, जो थे सब साथ में आए। इसी तरह जिस तरह सड़क के लिए लोग साथ में आए थे, स्वास्थ्य के लिए आ जाए, शिक्षा के लिए आ जाए ना भैया, तो बहुत जल्दी हम सुधार ला सकते हैं। ये थे योगेश भाई हमारे साथ। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, लोग ज़्यादा बड़े वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, फिर भी हमने आपसे लंबी बातचीत की, जो कि बहुत अच्छी बात चल रही थी, तो हमने भी सोचा पूरा होने दिया जाए। सिवनी लाइव पे ये थे हमारे साथ समाज सेवी योगेश हरिनखेड़े, जो कि धारना के रहने वाले हैं। हमारी यह बातचीत आपको कैसी लगी? हमने जो बात किया है, इस बातचीत के बारे में अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।